अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, ईरान के हवाले से एक अहम डेवलपमेंट, ईरान में जो हो रहा है इसका खुरा इसराइल जा रहा है। ना सिर्फ खुरा बल्कि बाकायदा सबूत भी मिल गए हैं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया कैंपेन, पूरी दुनिया इस टाइम ईरान में जो डेवलपमेंट्स हैं उनको सोशल मीडिया कैंपेन से मॉनिटर कर रही है कि क्या वीडियोज़ आ रही हैं, किस जगह पे किलिंग्स हो रही हैं और किस जगह पर बमबारी हो रही है। बहुत सारी वीडियोस इस टाइम एक भरमार है, एक सैलाब है। और ये वीडियोस हैं, ये कौन फैला रहा है, इसका ताल्लुक इसराइल के साथ है। और नाजरीन, ये बात मैं आपको नहीं बता रहा, ये इसराइली अखबार ने इंकशाफ किया है। इसराइली अखबार है हारेट्स। उन्होंने सिटीज़न लैब, जो कि एक कनाडा की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिजिटल सर्विलेंस पे काम करते हैं, इन्होंने मिलकर एक इन्वेस्टिगेशन की है जिससे ये पता चला कि 2022 से लेके ऑनवर्ड एक कैंपेन चलाई जा रही है और इस कैंपेन का कॉन्ट्रैक्ट एक प्राइवेट इंडिविजुअल को दिया गया है, एक प्राइवेट कंट्रैक्टर को दिया गया है जो कि इसराइली है। लेकिन उसको जो पे करने वाले हैं वो इजरायली इंटेलिजेंस है। नाज़रीन, आज तक कभी इस तरह की बातें खुलकर हमने बहुत सारे साजिशी मफरूज़े ज़रूर सुने, लेकिन यह है कि ये पहली दफ़ा एक एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन आ रही है। और वो किस को एम्पलीफाई कर रहे हैं, ये इसलिए जानना इम्पॉर्टेंट है कि मुख्तलिफ ममालिक में जो कैंपेन्स चल रही होती हैं उसके कोई ना कोई एक इंटरनेशनल बैकर्स मौजूद होते हैं। तो इस केस में क्या हुआ, आपको याद होगा कि इनकलाब ईरान से पहले उधर जो एक किंग थे रज़ा शाह पहलवी, उनका बेटा, उसको एक मुतबादल के तौर पे वो पेश कर रहे हैं, उसको वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं और वो जो भी ट्वीट करता है उसके हज़ारों के हिसाब से रीट्वीट्स होते हैं। और ना सिर्फ ये, इस काम के लिए ट्विटर को इस्तेमाल किया जा रहा है, इस काम के लिए इंस्टाग्राम को इस्तेमाल किया जा रहा है, इस काम के लिए व्हाट्सएप को इस्तेमाल किया जा रहा है, इस काम के लिए टेलीग्राम चैनल को इस्तेमाल किया जा रहा है। और उधर से बहुत सारी वीडियोज़ आ रही हैं, उधर से बहुत सारे फेक अकाउंट्स हैं कि जिनसे एक ओवरऑल वीडियोस की और मैसेजेस की भरमार है। और जो इस टाइम की जो उधर की क्लरिकल इस्टेब्लिशमेंट है, जो ईरानी हुकूमत है, उनके खिलाफ जो भी कैंपेन्स चला रहे होते हैं उसमें उनका एक बहुत बड़ा किरदार है। और साथ जो है रज़ा शाह पहलवी के बेटे को एक मसीहा के तौर पे पेश कर रहे हैं। रज़ा शाह पहलवी के बेटे, उसका नाम भी रज़ा पहलवी है, वो 2023 में उसने इसराइल को विज़िट किया था और इसराइल ने उसको उस टाइम जो है उसको बहुत ज़्यादा एक ऑफिशियल प्रोटोकॉल दिया। और उन्होंने ये कहा जी कि उनका विज़िट करने का मतलब यह है कि ईरान के लोग और इसराइल के लोग जो हैं इनकी आपस में कोई लड़ाई नहीं है, हमारी जो लड़ाई है वो उधर की जो ये जो खामनाई है या उनकी जो सारी इस्टेब्लिशमेंट है उसके अगेंस्ट है। तो ये उसको एक क्राउन प्रिंस के तौर पे उन्होंने प्रोजेक्ट किया और एक मुतबादल लीडर के तौर पे पेश किया, एक ऐसे बंदे को जो कि 70 की दहाई से, इवन के जब इनकलाब आया, जबकि उसका बाप अभी उधर था, ये उससे पहले से ही मुल्क से बाहर था। ये वो कोई आगे को पायलट बनने के पायलट की कोर्स के लिए को आउट ऑफ कंट्री था जब इनकलाब हुआ और उसके बाप को भी छोड़ना पड़ा और बाद में उसकी मिस्र में डेथ हो गई। तो ये बंदा उस टाइम से बाहर है, तो उसको मुतबादल के तौर पे पेश किया जा रहा है। और इसमें को माजी के कई वाक़यात बयान किए गए हैं कि एक टाइम हिजाब मूवमेंट चली थी। अब मैं ये बात नहीं करता कि उधर की जो मूवमेंट्स हैं वो जेन्युइन नहीं है या जो लोग हैं वो को दिलो जान से अपनी गवर्नमेंट को बहुत प्यार करते हैं, वो अपनी जगह पर तंग है। लेकिन यह है कि अगर उधर से कोई चिंगारी भी सुलग रही है तो उसको एक आग की शक्ल में पेश करने में उनका एक किरदार है। तो ये कैसे हो रहा है ये मैंने आपको बताया और ये मुस्लिम ममालिक में हो रहा है। और आपको याद होगा कि जब इसराइल ने एक जेल ब्रेक हुआ था तो उस टाइम भी उन्होंने कोई इस तरह की कोई वीडियोस चली थी कि शायद कोई जेल के ऊपर बमबारी हुई है और उस पर बहुत सारी खबरें भी बनाई गई थी। वो अब पता चला है कि उस टाइम भी यही ग्रुप जो है एक्टिव था और उन्होंने एआई जनरेटेड वीडियोस बनाई थी। हिजाब मूवमेंट चली तो उस टाइम भी सबसे ज़्यादा चीज़ों को इन्होंने एम्पलीफाई किया और तासर ये दिया कि जैसे अब जो है इस दफ़ा इनकलाब आएगा आएगा। अब यह है कि सूरत हाल जो है वो अगरचे टेंशन में है। जो एक अमरीकी मीडिया से जो इतलात आ रही हैं उससे हमें यही पता चलता है कि अमेरिका कभी कोई अपनी को प्लानिंग कर रहा है, वो अभी प्लानिंग कर रहा है या मुशावरत कर रहा है, इसमें फ़र्क है। लेकिन अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने इसराइली वज़ीर आज़म के साथ भी बात की है और ईरान की सूरत हाल को डिस्कस किया है। ट्रंप ने दोबारा वार्निंग की है कि हम अगर मुजाहिरीन के ख़िलाफ़ कोई बहुत ज़्यादा जो है हाई हैंडेडनेस की गई तो हम जो है यानी कि उनकी मदद के लिए आएंगे। क्या वो आएंगे
ये कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन ओवरऑल एक ईरानी रजीम जो है वो पहली दफ़ा एट द सेम टाइम एक एक्सटर्नल प्रेशर में भी है और एक इंटरनल प्रेशर में भी है। और साथ कई लोग जो हैं वो ये तवक्को कर रहे हैं जी कि पुतिन जो है उनकी मदद के लिए आएगा, रूसी सदर। हालांकि वो ना पिछली दफ़ा आया था, ना वो अभी आया है, ना वो इवन ईरानियों से करीब उनको बशार अल असद थे जो कि ईरान के जो मिस्र सीरिया के सदर थे। वो जब उसका भी तख्ता उल्टा गया तो उन्होंने सिर्फ उसको अपने मुल्क में लाकर पनाह दी, इसके अलावा उन्होंने उसकी को हुकूमत बचाने में कोई किरदार न किया। अभी भी जो मडोरो के साथ हुआ, निकोलस मडोरो के साथ, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट के साथ, पुतिन जो है उस पर खामोश रहा। उनकी ये पसली नहीं है। लोग जो है बाज़ औक़ात इमेजिनेशन में बहुत सारी चीज़ें सोच रहे होते हैं, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वो यूक्रेन के अंदर क्या कर सकता है, यानी कि उससे बाहर के बारे में वो सोचने के लिए कोई इतनी उसके पास वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि वो सोच सके कि कुछ मुमकिन है या नहीं। लेकिन यह है कि ओवरऑल टेंशन बिल्ड हो रही है। अभी तक जो इतलात आ रही हैं, इवन इसराइली जो हुकाम हैं या उनके जो एक जो इंटेलिजेंस के साबिक सरबराह हैं, उन्होंने अभी रिसेंटली एक मैं उनका ट्वीट देख रहा था जिसमें उसने कहा कि यानी कि हमें अपने इस बारे में जो कि ईरान में हो रहा है, हमें उसको एक रैशनली देखना चाहिए, जज्बाती अंदाज में नहीं देखना चाहिए। उधर लोग जो हैं वो अगरचे एक हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसी मूवमेंट है जिसका कोई लीडर नहीं है। और दूसरी तरफ ऐसी हुकूमत के साथ उनका वास्ता है कि ऑब्वियसली अभी जो मौजूदा सदर हैं वो भी एक कंजर्वेटिव सदर हैं, जो कि एक क़दामत पसंद जो यानी कि उधर बाज़ औक़ात एक रिफॉर्मिस्ट भी आते हैं कि जो चाहते हैं कि जो एक पासदारान इनकलाब हैं वो कोई ना कोई एक रिफॉर्म करें। लेकिन ये वो हैं कि जो इस हक़ में है कि जिस तरह का ईरान है इसको इसी अंदाज में चलना चाहिए। उन्होंने एक वाज़ेह मेजॉरिटी के साथ वो जीत कर आए हैं। तो अगर ऐसे लोग हुकूमत में होंगे तो हम उन लोगों को डिस्काउंट कर रहे होते हैं जिन्होंने उनको वोट दिया था। वो तो मेजॉरिटी तो अभी भी उनके साथ है। अगर कुछ और प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि उनको अटेंशन ज़रूर मिल रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ओवरऑल उधर हुकूमत जो है वो उलट जाएगी। कहने को तो बंदा कुछ भी नहीं कुछ भी हो सकता है। बाज़ औक़ात इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जो हैं वो भी गलत साबित होती हैं, लेकिन ओवरऑल जो एक ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसमें जो मौजूदा ईरानी रजीम है इसका जाना, इसका दड़न तख्ता होना, अभी ये चीज़ें को बाइदस क्यास लग रही हैं। नाजरीन, अब जो है अगर हम पाकिस्तान के तनाज़ुर में बात करें तो पाकिस्तान के तनाज़ुर में आज एक बड़ी एक अहम डेवलपमेंट हुई है, बल्कि बड़ी एक डिस्टर्बिंग डेवलपमेंट हुई है, और ये मैं इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ। आज सुबह तकरीबन कुछ 7:15 बजे कोई धमाका हुआ और उस धमाके के नतीजे में कोई तकरीबन को 8 लोग जो हैं वो हलाक हो गए। और ये धमाका जो है वो G7 के इलाके में हुआ। कोई 3-4 घरों में 4 घर उससे मुतासर हुए। अभी तक जो पता चल रहा है वो ये है कि उधर सिलेंडर फटे हैं, और उसमें एक घर में शादी भी थी जिसमें जो दूल्हा दुल्हन है उनकी भी डेथ होगी, उन समेत 8 लोग जो हैं उनकी डेथ होगी। बाकी कोई तकरीबन 11 लोग जो हैं वो मलबे तले दबे हुए थे। ओवरऑल 19 लोग थे जिनमें से 8 ये थे, और 11 लोग जो हैं उनको ज़ख्मी हालत में निकाला गया है। अच्छा, ये बड़ी एक डिस्टर्बिंग डेवलपमेंट है दो हवाले से। एक तो ये है कि इसका मतलब है कि जो सिलेंडर हैं, पहले हम कभी को वैन्स के हवाले से सुनते थे, अब ये घरों में भी गैर महफूज हो गए हैं। हमें जो भी लोग इस्तेमाल करते हैं उनको एहतियात के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, और इसके बारे में हिफाजती तदाबीर जो हैं वो भी जाननी चाहिए कि किस तरीके से यानी कि हम किसी हादसे से बच सकते हैं। लेकिन एक और अहम डेवलपमेंट है, आपको याद होगा कि कोई पिछले साल कोई नवंबर में इंडिया में कोई उधर भी कोई एलपीजी सिलेंडर फटे थे, और उस टाइम उनकी कोई मेट्रो के बाहर कोई एक जगह थी, उधर जो सिलेंडर ब्लास्ट हुए थे और उसके नतीजे में कुछ हलाकतें हुई। और तब जो है वो इंडिया पाकिस्तान की तरफ इशारे कर रहा था कि इन्होंने किया है। अब यह है कि हमारे जिस तरह की इंडिया के साथ मामलात हैं उसमें क्या ये हरकत इंडिया ने की है। इसमें एक चीज़ जो है मुझे डाउटफुल करती है कि इंडिया ने की है, वो इस बुनियाद पे है कि अगर उन्होंने करनी थी तो वो किसी और जगह पे करते, वो लोगों के घरों में जाकर ना करते। लेकिन ये है कि दुश्मन के बारे में आप क्या कह सकते हैं, यानी कि ये तो एक मेरा ख्याल है कि वो इस तरह की एक नॉनसेंस हरकत नहीं करेंगे। अब जो है कि इस चीज़ के बारे में तयन करना कि ये कैसे हुआ है, ये बड़ा अहम है। ये वाक़या आज हुआ है, अब इसको कोई टाइम लगेगा, लेकिन ये बड़ी ही डेंजरस डेवलपमेंट है, हर दो लिहाज से बड़ी डेंजरस डेवलपमेंट है। अगर सिलेंडर जो है वो घरों में भी इतने गैर महफूज हो गए हैं
तो उस हवाले से, और ये एक घर की बात नहीं कर रहा, 4 घर जो हैं इन्हीं के मुतासर हुए हैं, और अगर उस लिहाज से तो भी डेंजरस है, और अगर ये इंडिया के हवाले से है तो और ज़्यादा डेंजरस है। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही काफ़ी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।